जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेविटी के बारे में। आपका ग्रेविटी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम हिंदी में प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। अब ऑप्टिक्स में कई सारे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। और प्रकाश को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रकाश को हम लाइट कहते हैं। थोड़ा आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक्चुअली में इसकी परिभाषा क्या होती है प्रकाश की, परिभाषा के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। आप सभी जानते हो, जैसे कि अगर किसी भी कमरे में, अगर मान के चलो कोई बंद कमरा है और ये मान के चलो कोई कमरा है और इस कमरे में अंधेरा है। आपको सिर्फ मानना है, मान के चलो इसमें ये कमरा है और इस कमरे में अंधेरा है। और यदि आपने आकर यहाँ पर लाइट जला देते हो, यदि आप इस कमरे में आकर लाइट जला देते हो, तो इस कमरे में जितनी भी वस्तु रखी हुई हैं और कोई भी चीज़ हो, वो सभी की सभी चीज़ें आपको दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो आपका इसका कारण क्या हुआ? ये हमको दिखाई क्यों दें? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकाश की वजह से ये चीज़ें हमको दिखाई देना शुरू हो गई। तो आप कह सकते हो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके कारण हमको वस्तुएं जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, उसी को हम प्रकाश के नाम से जानते हैं। आपको यह डेफिनेशन समझ में आई होगी। और अगर हम बात करते हैं, हालांकि अगर हम बात करें, जैसे कि जैसे मान के चलो ये हमारा प्रकाश, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और एक आकृति भी प्रकाश की वजह से ही बनती है। जो हम देख पाते हैं किसी भी वस्तु को, जो भी हमारे आंखों में एक आकृति बनती है, दिमाग में एक आकृति बनती है, वो भी प्रकाश के कारण ही आकृति बनती है। तो ये आकृति कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हमारी आंखों में जा हम वो हमारी आंखों में जाकर एक प्रतिबिंब बनाती है, एक चित्र बनाती है, एक आकृति बनाती है, जिसके कारण हम उसी वस्तु को देख पाते हैं। और बाकी हमको कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक पेड़ है, आपको ध्यान से समझना है। ये यहाँ पर कोई पेड़ है और यहाँ आप खड़े हो और ये आपका सूर्य देवता है। अब यहाँ सूरज से जो भी रेज होती हैं, वो इस सूरज पर पड़ रही हैं और यहाँ से आप इस पेड़ को देख रहे हो। तो यानी कि सूर्य की जो ये जो सूर्य से जो लाइट आ रही है इस पेड़ पर, मान के चलो कुछ लाइट इस पेड़ पर आई और कुछ लाइट इसको क्रॉस कर जाती है। कुछ लाइट इस पेड़ पर ही पड़ती है और कुछ रेज सूर्य की इसको क्रॉस कर जाती हैं। यानी लगभग आप कह सकते हो बहुत सारी लाखों किरणें हैं पेड़ पर पड़ेंगी। कुछ किरणें हैं वो पेड़ को आर पार कर जाएंगी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। और लेकिन कुछ किरणें जो हैं वो इस पेड़ पर पड़ेंगी। अब ये पेड़ पर ये बाकी जो किरणें पड़ रही हैं और ये किरणें जो हैं टकराकर इस पेड़ से टकराकर हमारी आँखों पर आँखों पर आ जाती हैं। मैंने आपको क्या समझाया? कुछ किरणें हैं वो आपकी आर पार कर जाती हैं पेड़ को, कुछ किरणें हैं इस पेड़ से टकराएंगी और इस पेड़ की
इस पेड़ की जो शेप है, इसकी पेड़ की जो आकृति है, और इस आकृति की वजह से ये किरणें हमारी आंखों पर आ जाती हैं। यानी आप कह सकते हो जितना शेप इस पेड़ का है, उतनी रेज हमारी आंखों पर आएंगी, उतनी किरणें हमारी आंखों पर आ जाती हैं। इसलिए हमें उसी वस्तु का आकार पता चल पाता है। जितना बड़ा ये पेड़ है, जितना शेप का ये आपका पेड़ है, उतनी रेज हमारी आंखों पर आ जाती हैं, और इसलिए हम उस वस्तु का आकार पता चल पाता है कि ये वस्तु इतनी बड़ी है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ एक पॉइंट ये और ध्यान रख सकते हो कि किसी भी वस्तु की आकृति जो है, हमें इसलिए मालूम पड़ती है। यहाँ आप आकृति के मामले में आप पढ़ सकते हो, आकृति पर एक पॉइंट लिख सकते हो कि किसी भी वस्तु की आकृति जो है हमें इसलिए मालूम पड़ती है कि उस उस ही आकृति की जो किरणें हैं हमारी आंखों तक आ जाती हैं। बाकी जो किरणें हैं वो वापस चली जाती हैं। इसलिए हमें ये कोई भी शेप दिख पाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन लिखा है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं और देख सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि आपको ये ध्यान में रखना है, हमने प्रकाश को तरंग माना है। प्रकाश को हमने तरंग माना है। हालांकि जो प्रकाश होता है, प्रकाश प्रकाश ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दो प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रकाश ही दोस्तों केवल दुनिया में ऐसी चीज है जो दो तरह की प्रकृति रखता है। एक तो आपकी तरंग की प्रकृति रखता है, और एक दूसरी जो प्रकृति रखता है वो कण की प्रकृति रखता है। दूसरी प्रकृति किसकी रखता है? कण की प्रकृति रखता है। लेकिन हम इस चैप्टर में प्रकाश को तरंग मानकर पढ़ेंगे। प्रकाश को हम तरंग मानेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, प्रकाश जो होता है वो नेचर में ये अनप्रस्थ होता है। आप देख सकते हो, प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि प्रकाश आपका जो होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन इसका जो नेचर होता है प्रकाश का, वो अनप्रस्थ होता है। एक आपको मैंने ये आप देख सकते हो ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है, और एक आपने देखा होगा अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, जो आप जानते हो कि जिसकी वेव्स ऊपर नीचे चलती रहती हैं। अब ये मैंने आपको बताया प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग इसलिए है क्योंकि आपका ये निर्वात में चल सकता है। प्रकाश जो होता है वो निर्वात में चल सकता है, इसलिए ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है प्रकाश। निर्वात क्या होता है? निर्वात के अगर बारे में हम बात करते हैं तो निर्वात आप कह सकते हो यहाँ पर हवा नहीं होती है। जिस जगह पर हवा नहीं होती है उसको हम निर्वात कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। निर्वात क्या होता है? निर्वात हम उसे कहते हैं जहाँ पर हवा नहीं होती, जहाँ पर हवा नहीं होती। लेकिन दोस्तों जो साउंड होता है, साउंड जो होता है, अगर हम साउंड के बारे में बात करते हैं तो वो साउंड आपका निर्वात में नहीं चल पाता है। प्रकाश आपका निर्वात में चल सकता है, और साउंड जो होता है जिसको हम ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि ये आपका निर्वात में नहीं चल पाता। निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं होती। जिस जगह हवा होगी वहाँ पर आपकी ध्वनि चल पाती है, और जिस जगह हवा नहीं होगी वहाँ पर आपकी ध्वनि नहीं चल पाती है। यानी कि साउंड आप कह सकते हो साउंड निर्वात में नहीं चल पाता है, लेकिन जो प्रकाश होता है वो आपका निर्वात में चल लेता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हम बात करते हैं प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इसमें प्रकाश को चलने के लिए किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि आप देख सकते हो कि इतनी स्पीड से प्रकाश प्रकाश की स्पीड होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको ये पॉइंट 2 बताए हैं कि निर्वात में ये आपका चल लेता है, प्रकाश जो होता है वो निर्वात में चल लेता है, और ध्वनि जो होती है, साउंड होता है, साउंड साउंड आपका निर्वात में नहीं चल पाता है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हो, यह भी एक तरीके का यहाँ पर हवा है, वायु है, इस जिसकी वजह से ये साउंड आपका आ जा रहा है। अगर यहाँ पर ये वायु हवा नहीं होगी, यानी कि यहाँ निर्वात होगा, तो यहाँ पर ये आप साउंड मेरा सुन ही नहीं पाओगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करते हैं, प्रकाश हमने पढ़ लिया, प्रकाश की अब कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं, घटनाएं जिसे हम फिनोमिनास ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रकाश की घटनाओं के बारे में अगर बात करें, घटना क्या क्या होती हैं, तो प्रकाश की कुछ घटनाएं दिखती हैं, और ये लगभग प्रकाश की लगभग 8 घटनाएं हमारे पास होती हैं। हम इन 8 घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे आपसे। अगर हम आपको थोड़ा आपको बता देते हैं कि आपकी प्रकाश की घटनाएं जो 8 हमारे पास हैं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी हैं, जिसमें से आज हम 2 की घटनाओं के बारे में जिक्र कर लेंगे। अगर हम बात करें तो प्रकाश की घटनाओं की, तो प्रकाश की घटना पहली जो होती है वो परावर्तन होती है, ये भी प्रकाश की घटना है। दूसरी जो घटना होती है वो अपवर्तन की घटना होती है, प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरी जो घटना होती है वो प्रकीर्णन होता है। ये सभी की सभी आपकी प्रकाशिक घटना है, यानी कि प्रकाश की घटनाओं में ये सभी के सभी 8 घटनाओं को हमको पढ़ना है, और यही आपको सबसे महत्वपूर्ण है। और चौथी जो घटना है वो विक्षेपण है, और पांचवी जो घटना है वायुमंडलीय अपवर्तन है। आपको यहाँ शॉर्ट में ये लिख दे रहा हूँ, अपवर्तन। और सिक्स्थ है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और सातवीं जो घटना है जिसको हम व्यक्तिकरण कहते हैं, सॉरी दोस्तों, 9 घटना है, टोटल मिला के 9 घटना है, 8 नहीं है। और सातवीं है व्यक्तिकरण, व्यतिकरण आप कह सकते हो, व्यतिकरण। और 7 हो गई हमारी। आठवीं जो है जिसको विवर्तन बोलते हैं हम। और 9वीं जो घटना है वो ध्रुवण होती है। ध्रुवण को हम पोलराइजेशन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं विवर्तन को, और व्यतिकरण को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एटमॉस्फेयर आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। ये आपका विक्षेपण जो होता है डिस्पर्सन होता है, डिस्प्रेशन। और स्कैटरिंग होता है प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना, अपवर्तन रिफ्रैक्शन। और ये आपका रिफ्लेक्शन होता है। ये सभी की सभी घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे हम। प्रकाश की ये सभी की सभी घटनाएं होती हैं। और यहीं आपको ये पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये सभी घटनाएं आप पढ़ लोगे तो आपका ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की खत्म हो जाएगा चैप्टर। आई होप कि आपको ये पॉइंट सभी समझ में आए होंगे। अब हम फर्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम परावर्तन कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब ये क्या होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। परावर्तन क्या होता है कि जैसे जैसे मान के चलो हमारे पास कोई कमरा है, और ये मान के चलो यहाँ पर ये आपका कमरा है, और इसका इसमें एक कोई माध्यम है हवा मान लेते हैं, या इसमें कुछ माध्यम है हवा। और
बाहर दूसरा माध्यम है, मान के चलो बाहर की तरफ ये कमरा है, कमरे में माध्यम है हवा, दूसरा बाहर है, बाहर मान लो आपका पानी है, ये दूसरा माध्यम है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर मान के चलो कोई लड़का इसमें कमरे में है और कमरे में यहाँ पर किसी भी दीवार पर कोई लड़का कोई बॉल मारता है और यह बॉल कोई किसी दीवार पर मारता है और ये दीवार पर टकरा कर ये बॉल आपकी दीवार पर टकराएगी और वापस लौट आएगी। यानी कि यहाँ पर जो लड़का बॉल मारेगा दीवार में और वो बॉल वापस टकरा कर उसके पास आ जाएगी। ये आपकी बॉल बाहर दूसरे माध्यम में नहीं गई। ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा, एक ही माध्यम में टहल रही है। तो इसी प्रकार से आपका प्रकाश होता है, वो प्रकाश भी किसी किसी भी चीज़ से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट आता है। जैसे मान के चलो टॉर्च है, हम टॉर्च यहाँ पर बॉल की जगह पर अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च आपको जलाओगे तो दीवार से ये टकराएगी, वापस आपकी ये फिर प्रकाश लौट आएगा। तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब हमने टॉर्च जलाई और जलाने के बाद जो वापस यहाँ पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वो उसी माध्यम में हो रहा है, एक ही माध्यम में हो रहा है, किसी दूसरे माध्यम में नहीं कोई घटना हो रही है। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट समझ सकते हो, जब भी प्रकाश किसी चीज से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रख सकते हो कि प्रकाश, यहाँ पर ये डेफिनेशन इसकी है कि प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना ही आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश आपका किसी चीज़ से टकराया और फिर उसी माध्यम में वापस लौट आया तो इसी को हम परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ये। आई होप कि आपको यह पॉइंट, इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं मिरर के बारे में, थोड़ा मिरर देख लेते हैं कि मिरर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं मिरर, जो आप सभी जानते हो कि हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ एक भाग होता है मिरर। जब जब भी आप सुबह सुबह उठते हो और आप सुबह उठकर आप जब भी मिरर को देखते हो तो आप ये देखते हो कि हम कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। तो यह सब हम कहाँ पर देख पाते हैं? आप सुबह उठकर जब शीशा पकड़ते हो और शीशा के सामने या किसी के सामने खड़े हो जाते हो कि आप देखते हो कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं। तो ये सभी चीज़ हमको जो दिखती हैं वो आपका होता है प्लेन मिरर। ये चीज़ हमको कहाँ देख पाते हैं? ये हम देख पाते हैं प्लेन मिरर में। कहाँ पर देख पाते हैं? प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर आप देख सकते हो कि जैसे प्लेन मिरर आप मान के चलो आपके घर में ड्रेसिंग टेबल होगी, आप यहाँ पर शीशा लगा होता है, मान के चलो ये शीशा लगा हुआ है और इसके सामने आप यहाँ खड़े हुए हो, इसके सामने आप खड़े हुए हो, इसमें आपका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर बाहर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है। तो इस प्रतिबिंब के जो गुण होते हैं वो गुण कैसे होंगे, वो गुण के बारे में अगर हम बात करें तो इसके इसके गुण के बारे में अगर हम बात करें तो हालांकि यहाँ पर मैं पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, लेकिन इसके आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ जब समतल दर्पण के बारे में बता रहा हूँ। ये आपका समतल दर्पण है, ये आपका, आप बाहर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो इसके कुछ गुण देख लेते हैं प्रतिबिंब के। जब हम वस्तु की तुलना करेंगे, यानी कि इन दोनों की तुलना करेंगे तो इसका आकार कैसा होगा और इसका आपका साइज कितना, डिस्टेंस कितना होगा, वो सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें इसके प्रतिबिंब की, तो जितने बड़े आप होगे प्रतिबिंब इसका, अगर हम बात करें जितने बड़े आप होगे उतना बड़ा आपका प्रतिबिंब होगा। यानी कि आप कह सकते हो जितने बड़े आप, यानी कि आप समान कह सकते हो, समान आकार का। अगर आप आप 5 फीट के हो तो 5 फीट का आपका प्रतिबिंब बनेगा, और जितने छोटे हो यानी 4 फीट के हो तो 4 फीट का आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा ही बनेगा।
सॉरी दोस्तों, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा आपको ध्यान में रखना है कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। यहाँ पर सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, ये आपको क्वेश्चन दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर आपका एक तो सीधा होता है, जैसे कि एक सीधा होता है आपका, जैसे आप ये खड़े हो और आपका ये सीधा बनेगा प्रतिबिंब, सेम डे आपका। और उल्टे में अगर हम बात करें, आपका इसी पॉइंट का उल्टा जो हो जाएगा वो आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो सेम जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है और आपका उल्टा बन रहा है, इस तरीके से बन जाता है। और एक होता है पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा क्या होता है, जैसे पार्श्विक उल्टा में क्या होता है कि आपका ये जो चीज है, तो ये आपका पलट जाता है। यानी कि जैसे कि ये आपका यहाँ पर है, मान के चलो ये हमारा कोई आप कोई चित्र है, यानी कि ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये पलट जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, पलट जाएगा। तो इधर जो हो जाएगा, इधर आपका जो हो जाएगा, इधर का बी हो जाएगा और इधर का ए हो जाएगा। तो लेकिन आपका है तो सेम, लेकिन इसकी जो दिशा है वो चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ये पार्श्विक उल्टा हो जाता है। जैसे कि इस मिरर में आपका बाहर जो खड़ा व्यक्ति है, इसका जो राइट होगा वो यहाँ पर इसका मिरर में उसका लेफ्ट हो जाएगा, और इसका जो लेफ्ट होता है वो यहाँ पर इस मिरर में उसका राइट हो जाता है। तो ये होता है आपका पार्श्विक उल्टा। तो यहाँ आपको ये पॉइंट समझ में आना है, ये यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सेम यही होता है, लेकिन जो पलटता है वो आपका ये इधर पहुंच जाता है, ये इधर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका ए था और यहाँ पर आपका बी बन जाता है ये, और ये जो बी होता है वो आपका ए बन जाता है जब ये पार्श्विक उल्टा होता है। ये आपका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि आपका ये आभासी होता है, यानी कि रियल होता है कि आभासी होता है, तो आप देख सकते हो कि आप बाहर खड़े हुए हो, तो ये पार्श्विक उल्टा होता है। दोस्तों, पार्श्विक उल्टा मैंने आपको पॉइंट बता दिया, समान आकार पार्श्विक उल्टा। और आपको ये देखना है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप बाहर खड़े हुए आपको यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है, तो आप देख सकते हो ये रियल नहीं है, ये आपका आभासी है, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ये आपका आभासी होता है। तो यही आपका आभासी हो गया। और जितनी दूरी पर आप खड़े हुए होते हो, यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये आपके पॉइंट जितने हैं ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रतिबिंब के गुण क्या क्या होते हैं, समतल दर्पण के गुण क्या क्या होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है उसके गुण के बारे में बात करें, बाईप्लेन मिरर। एक तो इसकी प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी मैंने बता दिया, ये अंदर बन रहा है, आभासी है, वर्चुअल है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। जो जैसे कि बाहर जो आदमी है वो आपका रियल है, लेकिन शीशे के अंदर आदमी है वो रियल, आपका रियल नहीं है। ये जो है ये आपका आभासी है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये आभासी हो जाता है। और दूसरा पॉइंट जो है पार्श्विक उल्टा, यानी कि आपका जो यहाँ बाहर जो राइट वाला होगा वो मिरर में लेफ्ट हो जाता है, और जो आपका यहाँ लेफ्ट होता है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। यानी उल्ट आप कह सकते हो, ये जो राइट होता है ये राइट है, वो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर जो लेफ्ट है वो इधर राइट हो जाता है। ये आपका पार्श्विक उल्टा हो जाता है। आपका को सेम दिखेगा तो वैसे ही, लेकिन जो डायरेक्शन है हाथों का वो चेंज हो जाता है। मतलब थोड़ा आप कह सकते हो घुमा दिया जाता है, यानी कि इसको रोटेट कर दिया जाता है, वही आपका पार्श्विक उल्टा हो जाता है। अब जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो वही उतनी डिस्टेंस पे आपका प्रतिबिंब बनता है, और ये डिस्टेंस वाला हो जाएगा। और जितना आपका साइज होता है, आकार होता है, उसी साइज का आपका प्रतिबिंब बनता है। ये आपके चारों पॉइंट मैंने कवर करा दिए। अब हम पढ़ते हैं गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब गोली दर्पण को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे कि आपको दर्पण बनने से पहले आपके दर्पण कौन कौन से होते हैं, एक तो अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अब ये बने कहाँ से हैं? अब ये कहीं ना कहीं से तो एक कोई ना कोई कांच का गोला होगा, उसी से बने हुए हैं।
तो गोली दर्पण का आपको सबसे पहले गोली का जो मतलब होता है वो होता है गोल। गोली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गोल। गोली का मतलब होता है गोल। अब जैसे कि मान के चलो मेरे पास कांच का कोई गोला है, कांच का मेरे पास कोई गोला है, और या आप गोला कह सकते हो या मेरे पास कांच की कोई बॉल है ये भी कह सकते हो। और इसको अगर मैं दो हिस्सों में काट देता हूँ, एक हिस्सा इधर काट दिया, एक हिस्सा मैंने इधर काट दिया, तो मैंने ये दो हिस्से इसके काट दिए। अब एक तो हम इसको फेस टू फेस मिलाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ से ये वाला जो इतना है और इधर का इतना है, क्योंकि मैंने ये काट दिए यहाँ से, इतना काट दिए मैंने, ये मान ये वाले यहाँ से काट दिए, ये इतना मैंने काट दिया। तो यहाँ फेस, ये आपका इधर फेस है, इसका इधर फेस है। अगर हम इसको फेस टू फेस मिलाएंगे, यहाँ इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो आपका जुड़ने के बाद आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला यहाँ से उठाया, ये आ गया, इसको यहाँ पर उठाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये अभी दर्पण जो आपका हो जाएगा, इसको जब जोड़ दिया जाता है, और माने चलो मैंने अगर इसके अंदर कोई भी, जब हम इसके अंदर जो पॉलिश करते हैं, पॉलिश जो होती है, थोड़ा इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। इसके अंदर जो पॉलिश होती है वो आपकी सिल्वर सिल्वर कलर की होती है, और जिसे हम फेरस ऑक्साइड, आप या तो सिल्वर की कर देते हो, सिल्वर कलर की कर देते हो पॉलिश, या तो आप फेरस ऑक्साइड की आप पॉलिश कर देते हो। तो ये जो हमारा दर्पण बनता है, इसको कहते हैं, आप कह सकते हो इसको उत्तल दर्पण। क्या कहोगे इसको? फेस टू फेस मिलाने से जो दर्पण बनता है वो आपका उत्तल दर्पण बन जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है, लेंस लेंस भी ऐसे दिखते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, लेंस पर आपके पॉलिश नहीं होती है। लेंस जो होते हैं, लेंस के हम आर पार देख लेते हैं। लेंस जो होता है उसको हम आर पार देख लेते हैं, यहाँ पर हम आर पार देख लेते हैं, लेंस के हम आर पार देख लेते हैं। और लेकिन जो आपका दर्पण होता है, दर्पण में हम आर पार नहीं देख पाते, यहाँ पर दर्पण में हम आर पार नहीं देख पाते हैं। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाता है। अब हम इसको फेस टू फेस जब हमने मिलाया, तब ये आपका उत्तल दर्पण हो गया फेस टू फेस। अब हम इसको पीठ से पीठ मिलाकर जोड़ देते हैं, यानी कि ये हमारा फेस था और इसका ये फेस था, और ये दोनों जोड़ दिए फेस टू फेस। अब हम इसको पीठ से पीठ इसकी जोड़ेंगे, यानी कि अब हमने पीठ यहाँ पर इधर की और एक पीठ इसकी हमने इधर की, तो इसको जब जोड़ेंगे इस तरीके से हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर फिर से हम इसकी फेरस ऑक्साइड की फेरस फेरस ऑक्साइड की हम यहाँ पर पॉलिश कर देंगे इसके अंदर। तो ये जो दर्पण बनेगा, ये दर्पण हमारा बनेगा वो अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण यहाँ पर हमारा ये बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आपको दर्पण समझ में आए होंगे। अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा कांच का कोई कांच का गोला था, जो बनने से, गोली दर्पण क्या होते हैं, जो बनने से पहले किसी गोले के हिस्से थे। ये हमारा गोला था, कांच का कोई गोला था, इसके दो भाग किए। एक तो हमने फेस टू फेस मिलाया, इनको यहाँ से लेकर यहाँ से उठाया, फेस टू फेस मिलाया, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण बना। और दूसरा दूसरा जो था, हमने पीठ से पीठ मिलाया, पीठ से पीठ मिलाकर ये हमारा कॉनकेव मिरर बना, जिसे हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम इसको थ्री डी में अगर हम इसको समझें, अगर आप इन्हें थ्री डी में भी फील करना चाहते हो, तो थ्री डी में हम फील इसको एक कैसे करेंगे कि आपके पास जो चम्मच होती है, आपके पास चम्मच जो होती है, आप सभी जानते हो चम्मच जो होती है, तो चम्मच की तरह ही ये आपके दिखते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये आपके जो दोनों होते हैं ये मिरर, ये चम्मच की तरह ही दिखते हैं। जैसे चम्मच जो होता है वो दोनों तरह के आपका मिरर का काम करता है, और उत्तल दर्पण के मिरर का भी काम करता है और अवतल दर्पण के
मिरर का भी काम करता है। कैसे करता है जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे चम्मच जो लेंगे हम, चम्मच का आपने देखा होगा, जैसे आप चम्मच जो होती है कहीं न कहीं इस तरीके से होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। अब जो यदि हमारा ये जो दबा हुआ भाग होता है, जैसे मान के चलो अब मैं इसको यहाँ पर उठा के देखता हूँ, ये जो हमारा दबा हुआ भाग है, ये हमारे दबे हुए भाग को अगर हम देखेंगे तो ये हमें अवतल अवतल दिखता है, अवतल दिखेगा। और जो जो हमारा खुला हुआ जो हमारा ये खुला हुआ है, यानी जैसे हम उभरे भाग को देखेंगे, ये जो हमारा उभरा हुआ भाग है, ये आपका उत्तल की तरह दिखता है। जैसे ये हमारा इधर, अगर हम ये अंदर से देखते हैं तो ये हमें अवतल दर्पण दिखेगा, अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें उत्तल दर्पण देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात आपको ये देखनी है कि आपका जो प्रकाश होता है वो प्रकाश किधर से पड़ रहा है। प्रकाश अगर आपका सबसे पॉइंट देने की ज़रूरत है कि आपका जो प्रकाश होता है, प्रकाश जिस तरफ से पड़े, यानी कि आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी इधर ये पॉलिश है और अगर आपका प्रकाश आपका दबे हुए भाग पर पड़ रहा है, अगर आपका प्रकाश दबे हुए भाग पर पड़ रहा है तो आपका ये अवतल दर्पण हो जाता है। यदि आपका प्रकाश उठे हुए भाग पर पड़ रहा है, ये आपका प्रकाश है, आप देख सकते हो। अगर आपका प्रकाश उठे हुए भाग पर पड़े या उठे हुए सिरे पर डले तो वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आपको यहाँ पर डेफिनेशन में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ऐसा मिरर जो बीच में आपका उठा हुआ होता है। उत्तल दर्पण की डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसा मिरर जो बीच में उठा हुआ हो और किनारों पर दबा हुआ हो वो आपका उत्तल दर्पण वो कहलाता है। और अवतल दर्पण की डेफिनेशन बताओगे तो आप इस तरीके से कह सकते हो, ऐसा मिरर जो कि बीच में दबा हुआ होता है, ये बीच में आपका इधर भी दबा है इधर भी दबा हुआ है, तो बीच में दबा हुआ होता है और किनारों से उठा हुआ होता है। किनारों से इधर देख सकते हो आप उठा हुआ है, तो किनारों से उठा हुआ होता है, तो उसको हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण से भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपका उत्तल दर्पण होता है, ये आपके उत्तल दर्पण के पॉइंट समझ में आए होंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है कि उत्तल दर्पण का आपका बीच में ये आपका उठा हुआ होता है। जैसे मान के चलो ये हमारा उत्तल दर्पण है और फिर जो हमारा जो पॉलिश है इधर की तरफ है और प्रकाश जो आ रहा है वो आपका उठे हुए भाग पर आ रहा है, पड़ रहा है, यानी प्रकाश जो है आपका इधर से आ रहा है। तो प्रकाश जब उत्तल दर्पण की अब अगर बारे में बात करते हैं हम, तो प्रकाश जो होता है वो आपका ये बीच में ये उठा हुआ भाग है, यानी कि ये बेंड है आपका। तो आपका जो प्रकाश है वो आपका इस पर डलता है और इस पर जब ये प्रकाश डलेगा इस वाले उभरे हुए भाग पर, उठे हुए भाग पर, तो इस पर प्रकाश जो होता है वो आपका फैल जाता है। ये आपका प्रकाश जब फैल जाता है या आपका बिखर जाता है, तो इसको हम इसलिए हम इसको अपसारी दर्पण भी इसको अपसारी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि आपकी जो रेज होती है उनको डाइवर्स कर देता है, इधर उधर बिखेर देता है। और ये दर्पण ऐसा होता है, ये ऐसा मिरर है आपका उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण होता है जो कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको इधर उधर बिखेर देता है, इसलिए रेज को डाइवर्ट कर देता है, इसलिए हम इसको अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पॉइंट आपको यहीं बताया भी गया है कि आपका उत्तल दर्पण जो होता है उसको हम अपसारी दर्पण भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये उत्तल दर्पण का उठा हुआ भाग होता है इधर पॉलिश है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो प्रकाश की किरणों को ये दर्पण बिखेर देता है, इधर उधर फेंक देता है, जिसकी वजह से इसको हम अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो डाइवर्जिंग यानी अपसारी के नाम से भी इसको कहते हैं। और दूसरा है आपका अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है आपका, ये उठा हुआ होता है, ये दबा हुआ होता है। अवतल दर्पण जो होता है ये बीच में दबा हुआ होता है, और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें आती हैं, मान के चलो जैसे कि ये दबा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर पानी भी डालेंगे, तो पानी पानी ये आपका फैलाएगा नहीं, ये क्योंकि दबा हुआ है, पानी ये आपका फैलाएगा नहीं, ये इकट्ठा कर लेगा, इकट्ठा कर लेता है। इसी तरीके से जो भी किरणें होती हैं, उन किरणों को भी इकट्ठा कर लेता है, उन किरणों को भी इकट्ठा कर लेता है, इसलिए हम इसको अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। इस अवतल दर्पण को इसलिए हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों आपके यहाँ पर इस नाम हो गए, एक डाइवर्जिंग, उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग भी कहलाता है, और आपका अवतल दर्पण कन्वर्जिंग के नाम से जानते हैं इसको। अब कुछ पॉइंट आपको देखने, आपको यहाँ पर दर्पण है, दर्पण के कुछ पॉइंट समझने इम्पोर्टेंट हैं। ये आपकी परिभाषाएं, आपको यहाँ पर कह सकते हो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती हैं? जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास गोला था, और ये महत्वपूर्ण परिभाषा ये हमारे दोनों दर्पणों के लिए समान होंगी। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना, लिख दे रहा हूँ, दोनों दर्पणों के लिए समान होंगी, दोनों दर्पणों के लिए समान होंगे। तो अगर हम डेफिनेशन के बारे में बताने से पहले अगर आपको बता देते हैं, ये हमारे पास कोई भी दर्पण है, ये आप देख सकते हो, मान यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ समझा देता हूँ मैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास, जैसे हमारे पास ये दर्पण है, अब वो दर्प ये हमारा बीच, ये हमारे दर्पण, ये हमारा ये दर्पण है, और इस दर्पण का इधर हम पॉलिश कर देते हैं, और इस दर्पण के जो बीचों बीच का जो भाग होता है, मान के चलो ये वाला, ये वाला को ध्यान में रखना है। ये वाला जो बीचों बीच वाला जो भाग होता है, इसको हम पोल के नाम से जानते हैं, इसे हम पोल कहेंगे। पोल का मतलब होता है ध्रुव, इसे हम पी से डिनोट कर देते हैं या पोल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो इस दर्पण के बीचा बीच से जो लाइन जा रही है, इस लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे इसको? मुख्य अक्ष। ये लाइन मैंने पहले कर दी थी, लेकिन आपको समझना है, ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब वो आपको ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट और होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, वो बीच वाला भाग होता है, बीच वाला पॉइंट होता है। अब बी, बीच बीचों बीच वाला ये पॉइंट हो जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आया कहाँ से, ये पॉइंट दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आपका जो मिरर है, और ये मिरर आपका जो बना है, वो कहीं ना कहीं किसी गोले से बना होगा। मान के चलो ये किसी ना किसी गोले से बनाया होगा हमने इसको, तो इस गोले का एक सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं होगा, इसका सेंटर पॉइंट भी होगा। तो हम इसी सेंटर पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, वक्रता त्रिज्या के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये पोल, पोल क्या होता है? दर्पण का बीचों बीच वाला हिस्सा होता है। कर्वेचर क्या होता है? ये आपका सेंटर, किसी भी दर्पण का सेंटर पॉइंट होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुख्य अक्ष जो बीच में से दर्पण के बीचा बीच में से निकलती है, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो क्या करता था कि वो कोई भी जो किरणें होती हैं, उन किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता था। और जिस बिंदु पर ये, जैसे कि हमारा ये अवतल दर्पण था, यहाँ से भी आपकी किरणें आई, रेज आई इस पर, और इधर इकट्ठी की, और इधर से भी रेज आ रही हैं, तो इधर भी इकट्ठा कर दिया। तो जिस पॉइंट पर ये किरणों को इकट्ठा करता है, उसको हम फोकस के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? फोकस। मान चलो ये हमारा फोकस हो जाता है, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इसको हम फोकस कहेंगे।
और ये हमारा आपको यहाँ बड़ा मैं बना दे रहा हूँ, और यहाँ फोकस से ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया। और आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारा दर्पण का जो, अगर हम यहाँ से देख सकते हैं, ये दर्पण दर्पण पे हमारा जो ध्रुव है, ध्रुव से देखेंगे, और ये जो हमारी ध्रुव से लेकर ये फोकस तक की जो दूरी होती है, ध्रुव से लेकर पोल से लेकर ये फोकस तक की जो दूरी होती है, इसको इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसको स्मॉल एफ के नाम से जाना जाता है, जिससे हम कहते हैं, आप कह सकते हो फोकस दूरी, आप इसको कह सकते हो फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। और ये फोकल लेंथ आपका आपका फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको बड़ी एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ से बड़ी एफ जो है आपका, ये फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा। और ये हमारी यहाँ से फोकल लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ से मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी अवतल दर्पण जो होता है, वो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जितनी भी किरणें होती हैं वो एक पॉइंट पर, एक ही जगह पर, एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती हैं। और जो किरणें इकट्ठी होंगी वहाँ पर, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और इसमें जो दूरी देखेंगे वह दर्पण के ध्रुव से देखेंगे। और यह दिखेगा यदि हम पोल से फोकस तक की दूरी कितनी होती है, तो इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और ये हो जाएगी फोकल लेंथ। इससे हम फोकस दूरी भी कहते हैं इसको हम, और इसे हम बड़ी एफ से भी दिखाएंगे। ये हमारी फोकल लेंथ है, इसको हम फोकस दूरी के नाम से भी जानते हैं। अब वो आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है। अब सेंटर से, अगर हम, ये हमारा सेंटर है, और सेंटर से अगर हम यहाँ सरकमफ्रेंस या पोल तक की दूरी को बताएंगे, तो ये हमारी हो जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। तो यही पॉइंट आपको सभी के सभी देखने हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये आपकी दो स्मॉल एफ से मिलकर आपका कैपिटल आर बनता है। यहाँ से ये हमारा कैपिटल आर हो जाता है, जिसे हम सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये एक एफ है स्मॉल एफ, और एक ये स्मॉल एफ, ये दोनों मिलकर ये हमारी 2 एफ जो होती हैं वो आपकी कैपिटल आर के बराबर हो जाती हैं। यानी यहाँ 2 एफ जो है, ये 2 एफ जो है, दो स्मॉल एफ को ये मिलाकर एक हमारी बड़ी आर ये बन जाता है। तो यहाँ पर ये आपको पॉइंट समझ में आना है, आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। जैसे कि हमारा दर्पण था, यहाँ पर आपको सभी देखने को मिल रहा है। यहाँ का ये पोल हो गया, ध्रुव हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये हो गया सेंटर। और प्रिंसिपल, ये वाली एक्सिस हमारी पूरी मुख्य अक्ष हो जाएगा। और फोकस क्या हो जाता है, एफ, ये वाला हमारा फोकस हो जाता है। और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की फोकल लेंथ हो जाएगी। और ये हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी, फोकस दूरी। और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता त्रिज्या हो जाती है। और डबल बड़ी आर जो होती है वो 2 एफ को मिलाकर बनता है, दो स्मॉल आर और स्मॉल एफ को मिलाकर बनेगा। और अगर हम स्मॉल एफ के बारे में बात करें, स्मॉल एफ जो हमारी कैसे निकलेगी, वो आपकी, आप देख सकते हो, रेडियस का आधा हो जाता है। अगर हम एक स्मॉल एफ को निकालेंगे, तो वो आपका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस का आधा आपका स्मॉल एफ निकल आएगा। यानी कि इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी निकल आएगी। फोकस दूरी कैसे निकल आएगी, एफ जो है वो आर का आपका आधा हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये आपकी परिभाषा है। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के बीचों बीच का बिंदु होता है। और फोकस क्या होता है, एफ, जिस पर किरणें आकर मिल जाती हैं वो उसको फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोले का केंद्र होता है। फोकस दूरी क्या होता है, पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पी एंड एफ। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आपकी रेडियस ऑफ गोले की त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।